अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते। बे अज़ीज़ साथियों के आज हम मराठवाड़ा के सदर मुकाम औरंगाबाद शहर में हैं और एक ख़ास मुहिम का हिस्सा हैं। जैसा कि आपके सामने पूरी बात आ चुकी है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो अलग अलग तंजीमों से काम लेता है, तो आज जो जमा होना हुआ है वो है एजुकेशन विंग। तो जैसा कि आपके सामने बात आई कि मुझे मराठवाड़े की ज़िम्मेदारी मिली है और हमारे साथी जो हैं डॉक्टर अखिला मैडम, वो भी माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी बनाई गई है। तो हमारे तरफ जो ज़िम्मेदारी दी गई है, तो जैसा कि हमारी जो नेशनल सदर हैं वो तकरीबन सिर्फ सदर नहीं बनी है, बल्कि उनके तरफ मुल्क की ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो महाराष्ट्र का एक हिस्सा है मराठवाड़ा, उस पर भी बराबर ध्यान देती हैं और काम का फॉलोअप लेना जानती हैं और रोज़ फॉलोअप भी लेती हैं। तो हमने जो मराठवाड़ा इलाके में काम शुरू किया है कि जैसा कि उन्होंने तारुफ में बताया कि कागजात की जो कमी है, कागजात हैं लेकिन गलती है और लोगों में एक दहशत का माहौल है कि एनआरसी आएगी, सीए कायम होगा। तो इस दहशत से हम निकालने के लिए मुख्तलिफ महाराष्ट्र भर में प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उसी का एक हिस्सा मैडम का जो दौरा है लातूर और नांदेड़ है। हमने एक प्रोग्राम ऐसा बनाया है कि हम हर मोहल्लों में, हर गांव में जाकर लोगों को बता रहे हैं कि ज़रूरी कागजात क्या है, जैसा कि बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार है, पैन है, इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है। ये जो अहम अहम ज़रूरी कागज़ हैं वो बता रहे हैं और उनको यह भी बता रहे हैं कि जैसा कि एक आम बात चली है कि 2026 तक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है, ये अफवाह है जो हर सोशल मीडिया पर बात आ रही है कि 2026 तक अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे तो आपको एनआरसी में नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि आपको देश छोड़ना पड़ सकता है। ये बात सरासर गलत है। अभी जो हुकूमत ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है वो 1 अक्टूबर 2023 के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चे को कंपलसरी है। उसके बाद जो भी कागज़ बनवाने जाएगा, एडमिशन करवाने जाएगा, आधार कार्ड बनवाने जाएगा, जो भी ऑफिस में जाएगा, कौन सा बच्चा 1 अक्टूबर 2023 के बाद वाला बच्चा, उसे जन्म तारीख का प्रमाण पत्र बनाना ज़रूरी है और उसके लिए कंपलसरी है। दिगर लोगों से आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इस मुल्क के शहरी हैं, किराएदार नहीं है। हाँ, हमारा फरीज़ा क्या है कि हमारे जो कागजात हैं, जन्म तारीख का प्रमाण पत्र है, आधार है, पैन है, मतदान है, जो भी अपने पास है उसको सही करवा लें, अपडेट करवा लें। जैसा कि आधार कार्ड अगर 5 साल से पहले वाला बच्चा बनाता है तो उसको अपडेट करना ज़रूरी है। अगर किसी ने 10 साल पहले बनवाया उसको आधार अपडेट करवाना ज़रूरी है। और आखिरी बात, जो अहम बात है कि हमारे इलाके के पासपोर्ट ऑफिस में क्या हो रहा है कि वो जन्म तारीख का प्रमाण पत्र कंपलसरी मांग रहे हैं। लोग दूर दराज से आ रहे हैं और जब आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आपके पास जन्म तारीख का प्रमाण पत्र है, वो कहा कि नहीं है, तो उनको वापस भेजा जा रहा है। तो आपके माध्यम से इस बात पर जोर दीजिए कि 1 से 18 के लिए जन्म तारीख का प्रमाण पत्र कंपलसरी है, लेकिन 18 से ऊपर के जो लोग बनवाएंगे उनके लिए ज़रूरी नहीं है। जो एक 2 किस्म के पासपोर्ट हैं, एक अनपढ़ का, एक पढ़ा लिखा का। मोटी मोटी बात कह रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। पढ़े लिखे के पासपोर्ट में 3 कागज़ ज़रूरी हैं, 10वीं की सनद, उसके आगे का जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार और पैन। यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट का कहीं ज़रूरत नहीं है। और जो अनपढ़ है उनको 2 ही कागज़ लगेंगे, आधार और पैन। तो आपके माध्यम से बस ये बात चलाइए कि जो जो ऑफिसों में इस तरीके से काम हो रहा है वो उस काम ना हो, लोगों को परेशान नहीं किया जाए। उसका सबूत ये है कि जब आप पासपोर्ट के जो फाइल भरते हैं तो वहाँ पर कहीं भी मैडम बर्थ सर्टिफिकेट का, पत्रकार साहब, कहीं भी बर्थ सर्टिफिकेट का इशू नहीं है। आधार और पैन है। जब 2 चीज़ें हैं तो फिर तीसरा चीज़ क्यों मांग रहे हैं? ये मेरा प्रशासन से सवाल है और आप भी इस माध्यम से आवाज़ उठाए, लोगों की आवाज़ बने, जो परेशान लोग हैं उनकी एक आवाज़ बने। बस आप लोगों का शुक्रिया कि इस
सर इससे जुड़ता मेरा सवाल है जी। कि 2 दिन पहले अखबार के अंदर आया है जी 87-88 के बाद में जो बच्चे पैदा जी हुए हैं, जी वहाँ से लेके तो आज तक 87 अखबार की रिपोर्ट है 2 दिन पहले, जी जी तो उनको जो है तो जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है, यानी कि लाजिम है, और आप कह रहे हैं कि 2023, ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जा रहा है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे न्यू नोटिफिकेशन क्या है, ये हो गई पहली पुरानी बात। अगर न्यू नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो न्यू नोटिफिकेशन के हिसाब से 1 अक्टूबर 2023 से आपको कंपलसरी है। ये एक चीज़ हुई। हमारे ही शहर के एक वकील साहब हैं, हाई कोर्ट के इन्हें प्रैक्टिस करते हैं, उनका भी अगर आप वीडियो सर्च करेंगे, डॉक्टर एडवोकेट खिजर साहब, तो उन्होंने अपने वीडियो में उन्होंने सीरीज बना रहे हैं, हर रोज एक वीडियो शाया कर रहे हैं, उसमें भी आपको पता चलेगा कि आप नया नोटिफिकेशन देखिए। ये जो बातें चल रही है, यही वजह है कि लोग परेशान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सबसे पहले तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जितने भी यहाँ पे पोस्ट होल्डर्स महाराष्ट्र बॉडी के हैं, उन सभी का शुक्रिया कि आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से उन्होंने सजाया। मकसद ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का ये है कि जैसे भी हज़रत ने बताया कि सियासी शऊर, लेकिन सियासी शऊर लाने के लिए सबसे पहले हमको एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। तालीमी सतह जब तक हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे कौम में सही नहीं होगी, तब तक हम सियासी ज़मीन अपनी तैयार नहीं कर सकते। उसी मकसद के साथ में उलमा बोर्ड जो है अब जगह जगह अपनी तहरीर को जो है जिस तरीके से शुरू हुआ था 2 साल पहले, वो जारी है और इस वक्त महाराष्ट्र में पहुंची हुई है, और महाराष्ट्र से फिर हम लातूर और नांदेड़ की तरफ भी जाएंगे और लोगों को इसमें जोड़ते जा रहे हैं। खास करके वो लोग, एजुकेशन विंग का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेशनल एक्टिविस्ट को इसमें जोड़ें। वजह यही है कि जैसे ही इलेक्शन आ जाता है, और हम ये देख भी रहे हैं कि सियासत जिस तरीके से चीज़ों को कर रही है, बांटने वाली चीज़ें हैं, नफ़रत करके ही वोटों को बांटा जाता है, और उसी डायरेक्शन पे काम करते हुए सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त चल रही है। हम अपने सभी समाज के लोगों को ये आगाह करना चाहते हैं कि आप भले चाहे इलेक्शन के वक्त जज्बातों में वोट करते हो, लेकिन अब वक्त मुसलमानों को जज्बात से नहीं हिकमत से काम लेने का है। जज्बात से काम लेते लेते आज ऐसा हुआ है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स आजकल गायब हो चुके हैं या गायब कर दिए गए हैं। वो जो भी मंशा, नियत और जज्बा या कहे कि जो भी मकसद है सियासत का, मुसलमान जितना कोशिश करता है उससे ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। तो तालीमी बेदारी से अगर इसे जोड़े तो पहले तालीम पे काम किया जाएगा। हर जगह जो है वो यही बात कही जाएगी कि जब तक मुसलमानों के एनजीओज आगे आकर स्कूल्स कॉलेज इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, तब तक हम पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बना सकते। वो इसलिए कि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तब जाकर उनके अंदर सियासी शऊर पैदा होगा, किसे वोट करना है, कब वोट करना है, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। बात कैंडिडेट की होती है तो हम पार्टी देखते हैं, पर मेरा ये बोलने का मतलब है कि जो कैंडिडेट मुसलमानों का काम करे, मुसलमानों के हक में बात करे, समाज को साथ में लेकर चले, उन कैंडिडेट को देखो, ना कि पार्टी को देखो। जैसे हजरत ने बताया, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है, काम करने वाला हो तो उसे हम सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज़, हमारी ये मांग ये भी है कि जहाँ पर मुसलमान वोटर सबसे ज़्यादा है वहाँ पर वैसा कैंडिडेट दिया जाए, क्योंकि हमें सेक्युलरिज्म के नाम पे बकरा बनाया जाता है। हमारी कुर्बानी पहले रखी जाती है कि सेक्युलरिज्म का सबूत देने के लिए हम एक ऐसे कैंडिडेट को वोट करते हैं जो उनके कौम से नहीं होता, और हर बार ऐसे करते करते एक रीत चल पड़ी है जिसकी वजह से आज मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। तो इस बार हम यही दरख्वास्त करेंगे और यही बात रखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि जहाँ पर मुस्लिम वोटर ज़्यादा है वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट होना ही चाहिए, ताकि वो अपने लोगों की ज़ुबानी या उनकी जो भी कोई हक की बात है वो वहाँ पर बुलंद तरीके से रख सके। ये मकसद के साथ में महाराष्ट्र की ज़मीन पर काम किया जा रहा है। हमें उम्मीद है हमारी जो बॉडी जिस तरीके से, जो हमारी नेशनल पोस्ट होल्डर्स है और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र के पोस्ट होल्डर्स है, वो सभी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। जैसे कि नज़ीर साहब है, ये काम इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है औरंगाबाद और भीड़ में। मुसलमानों की एक लापरवाही ये भी है कि कागजी तौर पे हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। इस पर काम कर रहे हैं नज़ीर साहब, जो कि डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन और वोटर आईडीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को एनरोल करने का काम किया जा रहा है।
तो उनको बहुत बहुत बधाई। और उनके साथ में जुड़ी हमारे साथ में अकीला सैयद साहिबा, जो कि हमारे मराठवाड़ा की जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड एजुकेशन विंग की। हम उनका भी वेलकम करते हैं। और क्योंकि वो प्रिंसिपल रह चुकी है, एक एजुकेशनल एक्टिविस्ट भी है, तो ज़्यादा अच्छे से ये काम कर सकती है। ज़्यादा अच्छे से ऐसे लोगों को जोड़ना है जो कि एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं। जब ये लोग एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं तो एनजीओज के साथ में काम करना आसान हो जाता है। और जब एनजीओ जुड़ती है, जब उलमा जुड़ते हैं, जब टीचर्स जुड़ते हैं, तो आवाम में काम जो है वो इनकलाबी तौर पर शुरू होता है और कामयाब भी होता है। इसी मकसद के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है अब एजुकेशन जो लोग हैं उनको दिया जा रहा है। जैसे कि हमें पता है कि एक रिजर्वेशन का जो मुद्दा हमने 2 साल पहले भी उठाया था, कि सरकार ने इतनी सारी कमिटीज़ की रिपोर्ट तो मंगवा ली, सारी कमिटीज़ एक ही बात करती है, मुस्लिम मार्जिनलाइज्ड है, मुस्लिम जो है एजुकेशन में सबसे निचले पायदान पर है, उस पर मुसलमानों को एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये बात हम रखने के लिए आंदोलन हमने किया। हमने जगह जगह जो है वो लोगों से मिले, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन तक हमने लेटर भी पहुंचाया। लास्ट टाइम हमने सीएम जो डेप्यूटी सीएम थे उनको भी हमने लेटर दिया था, अजीत पवार साहब को, पर अभी तक इस पर कोई भी अमल बजावनी नहीं है। कोर्ट से ये बोलने के बावजूद कि 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए। ये वहीं पर मराठा रिजर्वेशन आता है, वो अपनी बात मनवा लेते हैं क्योंकि उनके साथ लोग जुड़े हैं, उनके लीडरों के पीछे लोग ताकत बनकर उनके साथ जुड़े हैं, इसीलिए उनकी बात मान ली जाती है। लेकिन जब बात मुसलमान रिजर्वेशन की आती है तो मुसलमान आज आंदोलन नहीं कर सकता। आज आंदोलन करने पे मुसलमान सबसे बड़ा क्रिमिनल बताया जाता है। और यही वजह बनती है कि हमारी मांग हम सही तरीके से, या यूँ कहे कि सियासत तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मुसलमान आंदोलन करे, रिजर्वेशन के मुद्दों को उठाए, एजुकेशन के मुद्दों को उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्कूल कॉलेजेस खोले, और सियासत की जब बात आए तो अपनी हक पे बात करे, कैंडिडेट ऐसा चुने जो कि लोगों का काम कर सके, और मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज उन एरिया में दे, हम सब एरिया की बात नहीं कर रहे, उन एरिया में दे जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स हमारे सबसे ज़्यादा है। और एक ख़ास गुजारिश हमारे लोगों से कि जज्बातों से वोट ना करें, सेंटिमेंटल वोटर्स नहीं, सेंसिबल वोटर्स बनने का काम करें। चोरी को कैसा देखते हैं राहुल गांधी? बात हो जाने दीजिए, अभी बोलूं? हमारे बीच देखिए, वोट चोरी एक ऐसी बात है कि आप यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पहली चीज़, क्योंकि ये फ्रॉड ही हो गया। आप चोरी करके अगर वोट लेकर आ रहे हो तो ये बहुत साफ बात है कि जनता चुनकर नहीं ला रही है, ये तो मशीन की गड़बड़ी, या जो सियासत में बैठे हैं उन्होंने जो भी मैनेज किया है उस मैनेज तरीके से सरकार चुन के आती है। तो ये पूरी डिक्टेटर सरकार हो जाती है, ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है। ना ही ये हमारा ख्वाब था, ना ही डॉक्टर अंबेडकर का ख्वाब था, ना ही महात्मा गांधी का ख्वाब था, ना ही अबुल कलाम का ख्वाब था। हमारे जितने लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानियाँ दी है, उन सब की कुर्बानियाँ जो है वो यहाँ पर आकर बर्बाद हो रही है। क्योंकि अगर हम इसमें आवाज़ बनकर नहीं उठेंगे इस वोट चोरी के खिलाफ, तो आगे आने वाले इलेक्शंस में इससे बड़े स्कैम होने की संभावना हो सकती है। तो वोट चोरी के खिलाफ उलमा बोर्ड हो या हर वो छोटी से बड़ी तंजीम जो इस देश को बढ़ते हुए और बेहतर तरीके से देखना चाहती है, उनको इसमें आवाज़ उठानी चाहिए और वोट चोरी जो हो रही है उसके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए ज़बरदस्त तरीके से। उलमा बोर्ड आज पर 2 टॉपिक है, मुसलमानों को पॉलिटिकल मजबूत करना और एजुकेशन में मुसलमानों को खुद मुख्तार बनाना। तो हमारे बीच बम्बई से प्रिंसिपल शबाना खान साहब आई हैं, और पॉलिटिकल जो आपके क्वेश्चन हैं आप कीजिए, वो उनका जवाब देंगे। क्यों ऐसा लगता है आपको मुसलमानों को टिकट देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं? मुसलमानों की मांगे नहीं है? मुसलमानों के ऊपर काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी गई, उस पर काम कौन कर रहा है? किस पार्टी ने सपोर्ट किया, मुझे बताइए। स्कीम जैसे इन्होंने अभी बताया कि बजट चोरी है, हम तो वोट चोरी की फिक्र में थे, पर बजट चोरी की भी एक बड़ा मसला है। तो इसको कौन हल करेगा? किसकी नज़र है इस पर? अब तक क्यों रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं मिला है जबकि कोर्ट ने इसके लिए हाँ कह दिया है? कौन ये सारी आवाज़ें उठाएगा? ये वो उठाएगा जिसके दिल में दर्द होगा, और दिल में दर्द होने के लिए पहले उस
कठिन सफ़र से निकलना पड़ता है और उस कठिन सफ़र में या कठिन हालातों में मुसलमान ही पल रहा है। इसीलिए हमारी ये बात है कि अगर जहाँ मुसलमान वोटर ज़्यादा है, मुसलमानों की जहाँ पे रहनुमाई की ज़रूरत है, उनकी मांगों को पूरा करने की ज़रूरत है, उनके हालातों में सुधार लाने की बात है, तो मुझे लगता है वही रहनुमा आगे आके काम करता है। ये बात आप डॉक्टर अम्बेडकर साहब जब थे, जब उन्होंने देखा कि दलितों का क्या हाल था, तब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा कि हम में से ही किसी एक को आगे आके काम करना पड़ेगा। तो आज मुसलमान भी उसी हालात में है। वही जाति प्रथा जो पहले चलती थी आज वो धर्म प्रथा में बदल गई है। ऊपर की जाति जो है कुछ भी कर ले उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन निचला तबका अगर कुछ कर लेता था तो उसको छोटी से छोटी बात पे बड़ी सज़ाएं दी जाती थी। आज आई लव मोहम्मद कहने पर जो है जिस तरीके से FIR देश में मुसलमानों पर हो रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इसीलिए मुसलमान जो है अपना रहनुमा चाहता है और ये कहना कोई गलत नहीं है। दलितों में जैसे बहुत सारी मैंने पार्टीज़ देखा है जो दलितों को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ी है। अभी देख लीजिए मराठा आरक्षण के लिए एक मराठा ने लड़ाई की, क्या वहाँ पे कोई और कौम का लोग ये थे? लीडर की कौन था? मराठा का लीडर मराठा ही था ना। सपोर्ट भले चाहे हर लोगों ने उनको वहाँ पर किया, मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा मराठा आरक्षण को सपोर्ट किया। आज हम कहते हैं आज मुसलमान की रहनुमाई की ज़रूरत है मुसलमान कौम में। वहाँ पर अगर मराठा आके हमको सपोर्ट करता है, दलित आके हमको सपोर्ट करता है तो हम उनका खैर मकदम करते। पर हम ये भी बात करते मुसलमानों को भी रहनुमाई करनी चाहिए और सियासी भागीदारी उनकी भी होनी चाहिए। मैडम, जैसा आपने कहा कि आपकी पॉलिटिकल एजेंडे पे आपकी पत्रकार परिषद हो रही है और ये अक्सर कहा जाता है कि धोखेबाज पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एक आम कहावत है, यानी कि जो बार बार जो धोखा दे उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। मेरा सीधा सवाल ये है कि 25-30 सालों के अंदर जिस सेकुलर पार्टियों को आप जैसे लोग जो अलग अलग नामों से जाने पहचाने जाते थे, आज एक नए चेहरे हैं, आज हम फिर सेकुलर पिछले जा रहे हैं, जबकि उन्होंने 25-30 साल हमें धोखा दिया है। तो क्या भरोसा है कि जैसे हम उनके साथ गए हमको धोखा ना मिले, हमारा काम इसे क्या करें? गारंटी तो आज किसी की भी नहीं है। सेक्युलरिज्म के नाम पे मुसलमानों को झूठे वादे दिए जाते हैं या यूँ कहो कि चॉकलेट दिए जाते हैं, जिस पे आकर मुसलमान जो है अपना वोट बांट देती है या एक तरफा वोट कर लेती है। चलो कभी संविधान बचाने के नाम पर वोट मांगा जाता है, कभी मुसलमानों को बचाने के नाम पे वोट मांगा जाता है। और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, आप ये देख लीजिए जब हिंदू वोट भी बढ़ाना होता है तो मुसलमानों के नाम पे डराया जाता है और तब धर्म की बातें की जाती है, मंगलसूत्र बचाने की बात की जाती है ना। तो ये हमारे देश का एक चलन हो गया, इस पैटर्न को हमको तोड़ना है। सेक्युलरिज्म, असल सेक्युलरिज्म क्या है? वो ज़मीनी सतह पे काम करने की ज़रूरत है। सेक्युलरिज्म हर बार मुसलमान ही कुर्बानी देता है। इस बार हम ये कह रहे हैं कि जो वो सेक्युलर पार्टी जो नाम की सेक्युलर पार्टी है, जो सिर्फ वादा कर रही थी, हमने मौका दिया, उन पार्टीज़ को मौका दिया कि ठीक है आपकी रहनुमाई में हम हैं, हमारा भला कीजिए। आज मुसलमान आँख खोलकर जब देख रहा है तो वो जन सुरक्षा कानून जिस तरीके से लाया गया उसको देख रहा है, वो मुसलमानों पे पास हुए बजट जो उन तक नहीं पहुंच रहा है उसको देख रहा है। तो आंखें खुली है मुसलमान की। इसलिए मुसलमान अब सेकुलरिज्म के नाम पे जो है वो ये नहीं बनेगा, उसका शिकार नहीं बनेगा और सेंसिबल होकर वोट करेगा। देखिए जैसे हज़रत ने बताया, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड यही देखेगी कैंडिडेट क्या कर रहा है। हमने दो बात अभी आपके सामने रखी है। तैयारी हमारी यही है कि ऑब्जर्वर भेज के हम पहले ये पता लगाएंगे कि कौन सा कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम उन पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे कि हमारे ये कैंडिडेट का नाम हम सपोर्ट करते हैं, हमारी कौम इसको सपोर्ट करती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी उनको टिकट देती है तो हम भी उनके साथ में सपोर्ट बनकर खड़े रहेंगे, हमारी कौम से गुजारिश करेंगे कि उनके हक़ में वोट हो। ये हमारी तैयारी है। और दूसरा, अच्छे कैंडिडेट उतारने की ज़्यादा तैयारी है। देखिए वो मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, ऐसा भी होता है, अच्छे बुरे लोग सभी जगह होते हैं। हर मुसलमानों में भी वो मुसलमान जो कौम की फ़िक्र में काम कर रहा हो और जो सबको लेके चले। अब इसमें ऐसा नहीं कि हिंदू को हमने छोड़ दिया या दलित को छोड़ दिया या फलाह को छोड़ दिया, उनको भी साथ लेकर जो भाईचारे के साथ में चलेगा और संवैधानिक तरीके पे चलेगा, उस मुसलमान कैंडिडेट को हम सपोर्ट करेंगे। किसी पार्टी से गठबंधन, वो पार्टी से गठबंधन होगा जो हमारी बातों को मानेगी, जो हमारी मांगों को पूरा करेगी। मैडम, अभी आपने कहा कि हमें मुस्लिम क़यादत की या मुस्लिम रहनुमाई की हमें ज़रूरत है। आज अगर आज के हम हालात को देखें कि एकदम सच्चाई है कि हमारे के सुप्रीम लीडर असद अब्सी साहब जो एक नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर मैं औरंगाबाद शहर से बात करूँ जहाँ पर आप तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ पर उनके एक माजी खासदार है, माजी आमदार है, 26 नगर सेवक है, तो उनकी फिर क़यादत की बात को, उनके दावे को, उनकी बात को कैसा देखते हैं आप? बहुत अलग पर्सनालिटी है वो, क्योंकि उनके मैंने बयान सुने। उलमाओं को तो वो मानते नहीं हैं। उलमाओं के बारे में मैंने एक वीडियो उनको देखा था कि उलमाए पैकेट पे बिकते हैं, आपने सुना होगा। पिछले इलेक्शन में जो हार उन्होंने देखा
वो हार के बाद उनका पहला स्टेटमेंट यह आया था कि ये पैकेटों पे बिकने वाले उलमा हैं। हम वही उलमा बैठे हैं, लेकिन पैकेटों पे बिकने वाले नहीं, कौम की राह पे काम करने वाले लोग हैं हम। अगर आपके ऐसी जुमलेबाजी रहेगी तो मुझे नहीं लगता ऐसे नेता को कोई अपना लीडर मानेगा, और मुसलमान खुद जो है फिर अपना रास्ता दूसरा देख सकती है। ऐसे लीडर को चुनकर लाएगी जो सही गलत में सही फैसला कर सके। ये अच्छी बात है, मैंने देखा है कि उनको वो बहुत अच्छे तरीके से मुसलमानों के मुद्दों को रखती है, लेकिन जब बात वोटिंग की आती है तो सियासत में मुझे वोट किसने किया मैं उसके लिए काम करूं, ये नहीं अपनाना चाहिए। फिर तो हम वही बीजेपी और वो वैसे वाली कट्टरपंथ पार्टियों के पीछे चले जाते हैं जो मुसलमान जब वोट नहीं करते हैं तो उसे नमक हराम बोलते हैं। अभी आपने सुना होगा एक नया स्टेटमेंट जो कि बीजेपी के नेता ने दिया था कि मुसलमान गवर्नमेंट की स्कीमों से फ़ायदा ले लेता है और वोट हमें नहीं करता, ये हरामखोर है। तो इस तरीके की बात अगर कोई करता है, वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, वो मुसलमानों का लीडर, ना किसी समाज का लीडर, किसी का भी लीडर नहीं हो सकता। मैडम एक और एक बात है कि 70-50 साल में अगर हम इतिहास उठा के देखें तो मुसलमानों ने मजमूई तौर से सेकुलर पार्टियों का साथ दिया है, मतलब अलग अलग पार्टियों से। आज तभी कुछ आवाज़ें ऐसी उठ रही है, क्यों ना एक बार भाजपा को भी आजमाया जाए, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री है, उनके मुख्यमंत्री है, एक ताकत है। ठीक है, वोट चोरी है क्या है सबको पता है, लेकिन ताकत है, क्या उनसे बातचीत की जा सकती खुले मंच के साथ, लिखा पढ़ी के साथ? अगर वो अपने एजेंडा को बदलने को तैयार है, अपने पार्टी के जो वो इश्यूज लेके चलती है और धर्म से बांटने की कोशिश करती है, अगर ऐसे चीज़ों को वो साइड करती है तो मुसलमान क्यों नहीं वोट करेगा बीजेपी के लिए? मुसलमान को काम से मतलब है, आप धर्म से बांटो नहीं, आप लोगों का काम करके दो। अगर सुधर जाती है बीजेपी, जैसे कि बीजेपी अपने आप को हर बार अपने दूसरे पार्टी के नेता जिस पे एलिगेशंस लगते हैं फिर वो मशीन में धुलती है बीजेपी की और साफ़ हो जाती है। अगर बीजेपी के पास खुद को साफ़ करने की कोई मशीन है और वो धुल कर साफ़ होकर आती है तो मुसलमान क्यों नहीं वोट करेगा? मुसलमानों के हक में बात कीजिए। जैसा अभी आपने कहा कि हम जो है ऐसे उम्मीदवार को तारीफ करेंगे, सपोर्ट करेंगे जो हमारे नजरियात से, हमारी सोच से जो है तो मैच खाता हो। ठीक है, अब देखिए एक तरफ राष्ट्रवादी, एक तरफ कांग्रेस से सेना है, ये है, अब सभी लोग तो आपके हम यहाँ मिलेंगे, इसमें एमआईएम भी शामिल है, तो फिर आप कैसा जज करेंगे हम किसके साथ जाएं? देखिए, आप जब एक सियासी तौर पर आपको किसी को सबक सिखाना होता है, सबसे बेहतर तरीका होता है, ये देश आंदोलन का देश है। आंदोलन बहुत सारी चीज़ों को बदल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मुसलमानों को सबके साथ मिलकर ऐसे आंदोलन, बड़े मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए जहां ऐसी पार्टियों को सबक सिखाया जाए। इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है, लेकिन अगर इलेक्शन के बाद वो बदल जाते हैं तो मुसलमानों को सियासतदानों के गले पकड़कर उनसे अपनी बातों को मनवाने का ताकत पहले खड़ा करना होगा, और अगर खड़ी हो जाती है उस ताकत के साथ सबको लेकर, तो मुझे लगता नहीं कि कोई सियासत फिर खाली झूठे कस्मों के साथ मुसलमान का वोट लेगा। कि एजुकेशन पे कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख आसिफ शेख महबूब, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड वक्फ विंग महाराष्ट्र प्रेसिडेंट। इस पत्रकार परीक्षा रखने के जो हमारे मकसद है वो अब मैं बयान करूंगा। सबसे पहले हमारे पास जो आए हुए हैं मेहमान, जो हमारे शबाना बाजी है मुंबई से, उनका मैं तिल दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तय दिल से हमारे अकीला सैयद जो बाजी है वो भी आए हुए हैं, नज़ीर साहब है और हमारे बुनाई साहब है, हमारे फैसल भाई, हमारे शिवसेना दलित अगाड़ी के वैद्यनाथ मस्के, अशरफ भाई पठान हमारे उलमा बोर्ड के सिटी प्रेसिडेंट हैं हमारे, और सैयद अहमद साहब। अभी बाजी ने बताया कि एजुकेशन के ऊपर जो है तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो बहुत सही बात और बहुत सही उन्होंने फरमाया है। लेकिन हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बताए थे कि एजुकेशन वो चीज़ है जो शेरनी का दूध कहा जाता है, तो वो लेना चाहिए, और एजुकेशन बहुत सही है और बहुत होना चाहिए, उसके अंदर सब बढ़ चढ़ के लोग ने हिस्सा लेना चाहिए। कि आज हम जो है तो आज इस दौर में जी रहे हैं कि माँ बाप जो है तो आज बच्चों को ज़रा रोता है तो उसको मोबाइल दे देते हैं। वो मोबाइल देने से आज बच्चों में पढ़ाई का और ये सब चीज़ें थोड़े उनसे हटते जा रही है, तो माँ बाप जो है तो बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। और मैं हमारे औरंगाबाद शहर के परवीन पाटिल साहब पुलिस कमिश्नर को तहे दिल से आपके न्यूज़ माध्यम से उनको सलूट करता हूं, जो उन्होंने पूरे जो आज नशेखोर को जो है तो आज जेल में डाले हैं और सबको जो है तो उठाए हैं, और जो है तो आज उन्होंने उनका एक परवीन पवार साहब, ठीक है, अब उन्होंने जो है तो एक मुहिम जो चलाई और उनका एक बाजी एक नंबर उन्होंने व्हाट्सअप किया अपने पूरे औरंगाबाद शहर में कि भाई जहाँ पर भी नशाखोरी का काम होता है तो वो मुझे व्हाट्सअप करे और मैं उनके नाम गुप्त रखूंगा। तो मैं उनको तहे दिल से उनको भी आज आपके न्यूज़ माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका भी बहुत अच्छी उन्होंने मुहिम छेड़े है।
और आज उलमा बोर्ड जो है तो आगे आने वाले वक्त में जो है तो आज जो बर्थ सर्टिफिकेट पे जो मामला चल रहा है, रियाज साहब आपके भी बहुत अच्छा उसमें योगदान है। आप जो तो हर वक्त इसको बाजे उन्होंने उठाते रहते हैं इनके न्यूज़ के माध्यम से। एसडीएम बोल के इनका न्यूज़ चैनल है। और हमारे खिदर पटेल साहब भी है जो है तो उन्होंने भी एक अपडेट एडवोकेट है, उन्होंने भी देते रहते हैं हर वक्त कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि अभी बताए अपने नज़ीर साहब ने कि हाँ। तो मैं जैसा एक बात बताता हूँ कि आज बाजी आप लोग जो है ना महाराष्ट्र मुख्यमंत्री अजित फडणवीस साहब और अजित दादा पवार उप मुख्यमंत्री साहब को आपसे मेरी गुजारिश है, आप लोग वहाँ रहते हैं मुंबई में, आपको थोड़ा करीब है, तो पहले सबसे पहले किरट सुमैया को आपको पाबंद करना पड़ेगा। क्योंकि किरट सुमैया आकर के यहाँ पर जो लोग जन्म पत्रिका बनाते हैं तो उसके भी खिलाफ एप्लीकेशन करके उनको रद्द करा रहे हैं। और किसी के नाम में थोड़ी मोटी कुछ गलती है उसको मुद्दा बना करके किसी ने डुप्लीकेट, जैसा मालेगांव में उन्होंने ये मुद्दा उठाया, हर वक्त एक छोटे छोटे गांव में वो पहुंच जा रहे हैं। तो बीजेपी क्या यही काम के लिए रह गई हुई है? बीजेपी क्या यही चाहती है? बीजेपी का क्या यही काम रह गया? मोदी जी का आज जन्मदिन है, कल क्या परसों हो गया, मैं उनको आपके न्यूज चैनल के माध्यम से उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूं और उनको ये कहता हूं मुबारकबाद तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में मुसलमानों को सताना छोड़ दे। बस मुसलमानों को आप सताना छोड़ दे। आपकी बीजेपी में बस क्या ये ऐसे लोग रह गए जो जहर घोलने का काम करते हैं? वो सुमैया किरट सुमैया आता है, वो आकर के यहाँ पर के वो अपने यहाँ के कलेक्टर को, डिप्टी कलेक्टर को जो उन्होंने बताया कि भाई जन्म पत्रिका बाजी इतना हार्ड कर दिए, 11 डॉक्यूमेंट्स लाओ, 20 डॉक्यूमेंट्स लाओ। आज कई लोग जो है तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए लाइन में खड़े हुए। अच्छा ठीक है, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले कुछ लोगों ने एजुकेशन नहीं लिए, कुछ लोगों ने उनके जो है तो घरों में डिलीवरियां हुई, तो वो लोगों ने क्या करना चाहिए? वो गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है? सर अभी यहाँ दो बातें हुई, एक एजुकेशन का मुद्दा छा रहा और एक पॉलिटिकल, जैसा कहा गया कि मैं सिर्फ आपसे सोच रहा हूँ कि आप, क्योंकि आप औरंगाबाद के रहने वाले हैं और हमने सुना है बाहर से चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो मेरा सवाल ये कि चुनाव के अंदर ये जन्म प्रमाण का मुद्दा बनेंगे आप? देखिए, जन्म प्रमाण पत्र का ये चुनाव में मुद्दा भी बनाएंगे और हमारे जो है तो अभी औरंगाबाद शहर जो है तो प्रभाग में इलेक्शन हो गया हुआ है और हमारा इसके ऊपर ही आज ये पत्रकार परीक्षा थी, एक एजुकेशन और दूसरा राजकारण, जो भी राजनीति पे। तो आज हमको जो है तो उद्योगठ साहब जो है तो कोरोना काल के अंदर उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो एक हेल्प किया, वो हेल्प को नजर रखते हुए, उसके ऊपर उनके एक्टिविटीज को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए, तो हम और उनके युति भी इंडिया आघाड़ी के साथ हैं, उनके साथ में है। तो हम यहाँ पे जो प्रभाग में है तो हम अभी बुनाई साहब अगर जो उसको डिक्लेयर करते हैं कि हम वो कैंडिडेट को मदद करेंगे जो सोशल, मतलब जो सब समाज को लेके चलता, तो हम वो कैंडिडेट के साथ में उसकी बिल्कुल मदद के लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड काम करेंगे। और रहा सवाल जन्म पत्रिका, अगर जो वो मुझे मौका मिलता है तो मैं आने वाले इलेक्शन में अगर जो मैं चुन के मुझे लोग लाते हैं तो मैं इनके लिए आधार कार्ड में जो करेक्शन है, इनके जन्म प्रमाण पत्र के जो मसले हैं और कई जमीन अगर जो मुझे मिलती है तो मैं वो जमीन खरीद के, जो लोगों को घर नहीं है मैं वो घर भी लूंगा, चाहे फिर मुझे गवर्नमेंट से लोन लेना पड़े, चाहे फिर मेरी प्रॉपर्टी बेचना पड़े, तो चाहे फिर मुझे जो भी वार्ड से मौका मिलता है और मेरी पार्टी अगर जो मुझे चाहती है, देना चाहती है, तो कोई बात नहीं, वेलकम। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र की टीम यहाँ सब मौजूद है। हमारे आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र आसिफ शेख ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में वक्फ विंग हैं, उसके महाराष्ट्र के सदर हैं। साथ में प्रिंसिपल शबाना वकील खान साहिबा मुंबई से आई हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में मुसलमानों को तालीम याफ्ता बनाना, नौखानदगी को दूर करने के लिए एक शोबा तालीम है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड एजुकेशन विंग की नेशनल प्रेसिडेंट है, ये यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ ही मोहतरमा सैयद अकीला गौस साहिबा हैं, ये मराठवाड़ा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड एजुकेशन विंग की जनरल सेक्रेटरी हैं। ये हमारे मोहतरम शेख नज़ीर खैराती सर साहब हैं, जो बीर में रहते हैं, लेकिन ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मराठवाड़ा एजुकेशन विंग के प्रेसिडेंट हैं। ये उनके बाजू में देख रहे हैं हमारे नौजवान मुतहर्रिक मोहतरम अब्दुल रहमान साहब, ये नांदेड़ से आए हैं और मराठवाड़ा महाराष्ट्र ही नहीं
बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशे में एजुकेशन पे काम करते हैं। तो ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है एजुकेशन विंग के लिए। ये हमारे शेख फैसल अहमद साहब को जानते होंगे कि हमारे बहुत पुराने आदमी हैं, और ये महाराष्ट्र में मस्जिद के ये रजिस्टर कराने के लिए वक्फ प्रॉपर्टी की बाजियाबी की तहरीक चलाते रहते हैं। इसलिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में एक मुतवल्ली विंग है मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो उसके नेशनल प्रेसिडेंट है मोहतरम ये फैसल शेख साहब, और मौलाना बिलाल कासवी साहब हैं जो मुंबई से आए हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड बेसिक बॉडी के सेक्रेटरी हैं, और ये सब मकामी हज़रात। अशरफ पठान, सैयद अहमद, ये हमारे अशरफ पठान साहब हैं जो आसिफ शेख के समझिए राइट हैंड है, सही है ना? जी जी। हाँ, दूसरे कौन है? सैयद अहमद, सैयद अहमद साहब सामने बैठे हैं। उद्योगट साहब के दगीता गाड़ी के वैजनाथ मस्जिद। अरे जहाँ आप रहेंगे वहाँ आपकी टीम रहेगी, बोलने की क्या जरूरत है। वैजनाथ मस्जिद। हाँ, तो ये है आज के आने का हम लोगों का मकसद ये है कि हम लोग मराठवाड़ा में तालीमी तहरीक और सियासी तहरीक हम लोग चला रहे हैं। एजुकेशन, तालीमी बेदारी और सियासी बेदारी की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में पिछले साल लोकसभा का जो चुनाव हुआ, वहाँ बड़ी पार्टी महाराष्ट्र की किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो मुसलमानों की आबादी के हिसाब से जैसे टिकट मिलना चाहिए वो बड़ी पार्टी ने उस वक्त भी नहीं वादा वफा किया। तो अभी जो लोकल बॉडी है, निकाय चुनाव, कॉरपोरेशन, उसमें हमारी तहरीक है, अभियान हम चला रहे हैं कि कम से कम मुस्लिम मोहल्ले से मुस्लिम उम्मीदवार जीते अच्छे करेक्टर का, कि यहाँ भी फिर दूसरे लोग आएंगे तो वो अब दूसरे मोहल्ले से आएंगे, उनका जाना आना मसला पैदा हो जाएगा। तो एक ये है कि लोकल बॉडी में मुसलमान अपनी आबादी के हिसाब से जो है वो टिकट हासिल करें बड़ी पार्टी से। हम बड़ी पार्टी के हाईकमान को भी हम खत लिखेंगे, उन पर भी हम प्रेशर डालेंगे। और अच्छे मुसलमान ये है कि अच्छे खराब सभी जगह होते हैं। अब करप्शन कोई मुसलमान करता तो अच्छा कहाँ से होगा। तो ऐसा मुसलमान जो साफ शफाफ हो और अपने वोटर का ख्याल रखता हो, काम करता हो, तो ऐसे मुसलमान को हम चाहेंगे कि कोई भी पार्टी का हो। हमारा किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में समाजवादी के लोग भी हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोग भी हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो पार्टी का जो उनका कार्यकर्ता है वो अच्छे को टिकट दिया जाए। तो हम सर्वे करा के उम्मीदवार की लिस्ट हम जारी करते हैं। बम्बई में हमने एक लिस्ट जारी किया है। अब यह है कि फैसल शेख साहब और आसिफ शेख साहब यहाँ पे एक पैनल बनेगा और उसके ज़रिए से वो जायज़ा लेंगे कि कौन से मोहल्ले में, कौन से वार्ड में कौन सा मुसलमान हो सकता है किस पार्टी से। तो हम उसको वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम तिलक भवन कांग्रेस पार्टी यहाँ पहुँचाएंगे, हम मातोश्री उद्धव ठाकरे साहब के यहाँ पहुँचाएंगे। तो वहाँ भी हम कोशिश करेंगे। ये मामला था। दूसरा माध्यम चले अभियान भी जी कर रहे हैं। जी ठीक है, आपने जो तो गवर्नमेंट की सुविधाओं को बना दिया, फंड बना दिया, लेकिन मुसलमानों के इस्लाम में एक ज़कात का जो कंसेप्ट है जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा है। जी। तो आप ऑल इंडिया उलमा बोर्ड है, यानी कि आप पहले की इस्लामियत से, शरीयत से काफी जुड़े हुए हैं। जी, जी। तो पहले कि उसके ऊपर फोकस कीजिए ना, ताकि हाँ, तो पद में आए, हम और आगे बढ़े। नासिक में एक ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात करने जा रहे हैं हम। नासिक से क्या नाम है उनका? आयशा फाउंडेशन। हमने उनके बारे में निकाले कि वो ज़कात के पैसों से मेरे ख्याल से 19 से 20 डॉक्टर्स बनाए। और मेरे को एक्यूरेट फिगर नहीं पता, लेकिन इंजीनियर, साइंटिस्ट और तकरीबन IAS की कोचिंग भी दिए उन्होंने। नासिक में एक अच्छा काम किए, तो उनसे हमारी बात हुई है और इंशाल्लाह हम जल्द उनसे मिलेंगे और इस चीज़ पे उनसे नॉलेज लेंगे, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हुए उन्होंने। और उनसे राय मशवरा करके हम भी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के तरह वो काम चालू करेंगे, या फिर उनको जिम्मेदारी सौंपेंगे कि आप आपका काम नासिक तक न रखिए, महाराष्ट्र को लेके जाइए, इंडिया में लेके जाइए। बुनई साहब ने जो बताया ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का जो काम चल रहा है, और मैडम ने जो काम बताया सियासी और सारी चीज़ें, और हमारे सर ने बताया डॉक्यूमेंटेशन के बारे में,
उसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में एक सर्वे हुआ विकास अन्वेष फाउंडेशन की तरफ से, वो जो 2011 के सेंसस के हिसाब से हुआ। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि 83.6% मुस्लिम लोग महाराष्ट्र में 10th स्टैंडर्ड तक जा रहे हैं, और वो कम होते होते यानी 10th के बाद 12th के बाद या फिर डिप्लोमा फिर डिग्री, वो कम होते होते सिर्फ डिग्री तक 5% ही पहुंच पा रहे हैं। यानी 87% से सिर्फ 5% ही लोग डिग्री ले पा रहे हैं। तो उसकी वजूहात क्या है? जब वो उसकी डीप में जब उसकी स्टडी हुई तो ये पता चला कि जो उसमें से जो नहीं पहुंच पा रहे उनमें से 90% लोग का ये कहना है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, या हमारे पे जिम्मेदारी है, या फिर हमको काम करना ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ हुई तो इस पे हमको काम करना है। असल में ये जो हमको लिटरेसी रेट लिटरेसी रेट नहीं बोलूँगा, मेरे को डिग्री जो ग्रेजुएशन जो रेट बढ़ाना है। लिटरेसी रेट तो मतलब 10th स्टैंडर्ड के बाद भी आप अगर थोड़ा पढ़ लेते हो लिटरेसी रेट में काउंट हो जाएंगे। तो जो इसका डिग्री का काउंट बढ़ाना है तो उसके पीछे अपन ये मेहनत कर सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हुए भी पढ़ सकते हैं, यानी ओपन यूनिवर्सिटीज़ है। तो अपने ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको लाकर इनके बीच लाना होगा, ये लोगों के, इनको इस चीज़ की नॉलेज देना होगा कि आप किस तरीक़ा से काम करते हुए भी आप आपके डिग्री और एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। और जो लोग डिग्री नहीं करना चाहते, कि बहुत सारे लोग हैं जिसको मतलब अपना एक टेक्निकल एक नॉलेज ले लेते हैं। यानी बहुत सारे देखते हैं कि यही बोला जाता है कि अब्दुल जो है कि एक पंचर वाला है, एक मैकेनिक है, कि वो है, ये बोला जाता है। तो हर फील्ड में मतलब जैसे कि टेक्निकल फील्ड में या काम करने के फील्ड में अपने लोग ही मिलेंगे तुमको। उनको वोकेशनल कोर्सेज के ज़रिए उनको डिप्लोमास भी दे सकते हैं अपन, उनके एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स लेके। तो उस पर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का हम काम चालू करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और दूसरी बात यह है कि आपने बताया कि वोट चोरी होती, वोट चोरी से ज़्यादा मैं ये बताता हूँ कि माइनॉरिटी की बजट की भी चोरी होती है अपने पास। देखिए 2024-25 में जो अपने को बजट दिया गया था महाराष्ट्र में, वो 908 करोड़ का था, और जो वही चीज़ को 2024-25 में 1913 करोड़ किया गया, मतलब 900, यानी डबल किया गया है। जिसमें से 50% का बजट का मैं एक जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूँ कि यूज़ नहीं होता है, और वो मतलब चोरी हो जाता है। किस तरीके से चोरी होता है कि वो देखिए आप, जैसे कि हर रिपोर्ट है, जैसे कि रंगराज मिश्रा की हो गई या फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो गई, तो उसमें सभी ये बताया गया है कि मुस्लिम लोग जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब एजुकेशन से बहुत दूर है, और वो है। तो इसके पीछे एक ही है कि सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी का पैसा अपना लगना चाहिए एजुकेशन में, लेकिन वो जाता है लोन्स में, हैंड लोन्स में सबसे ज़्यादा, जो कि सबसे गलत बात है। और वो भी क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पे उनको करप्शन का चांस मिलता है। ये लोगों को मतलब वो हैंड लोन्स देते हैं, 10% से काम होता है। एजुकेशन के लिए माइनॉरिटी बजट्स बहुत कम आते हैं उसमें से। तो वही कोशिश रहेंगी हमारी कि वो बजट जो चोरी हो रही है वो नहीं हो सके, और उसका मैक्सिमम क्या यूज़ कर सकते हैं हम, उसका हम यूज़ करेंगे। क्या करने वाली नौजवान? जी वही बताया ना मैंने अभी कि बहुत सारे लोग हैं जो उनके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की वजह से और जो भी उनके कुछ वजहों की वजह से एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उसकी एक मुहिम चलाएंगी, वोकेशनल कोर्सेज़ की एक मुहिम चलाएंगी, और ओपन यूनिवर्सिटीज़ की एक मुहिम चलाएंगी, और उनको डिग्री और डिप्लोमास और जो भी है कोर्सेज़ के सर्टिफिकेशन जो भी हो सकता है, और गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सके उसका, गवर्नमेंट के लोन्स, माइनॉरिटी के लोन्स जो भी हो सके उसका फ़ायदा दिलाने के लिए हम मुहिम उस पर काम करेंगे। एक पूरा एक तरीका बनाएंगे इलेक्शन के बाद, जिस तरह से काम करना है हमको, और उसके बाद हम पूरा लॉन्च करेंगे उसको। सर जैसा आपने कहा कि हम एजुकेशन पे मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसा आप इसको सियासत जोड़ के रिलीजन को लेकर भी जोड़ के, जी मेरा सवाल ये है कि जो भी चुन के आते हैं, अगर आपके घर चुन के आ जाते हैं जी, तो आप उससे क्या फायदा उठाएंगे? क्या किस तरह से मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों की मदद की जाए, इमदाद की जाए? आपके पास लाएमल क्या है? जी वही बता रहा हूँ मैं कि देखो माइनॉरिटी का जो बजट है वो बजट मैं और आप जाके नहीं ले सकते। वो बजट के लिए एमएलए एमपीज ये लोग ही जाके बोल सकते हैं, तो उनकी आवाज़ का ही अच्छा मतलब वहाँ पे असर पड़ सकता है। जब हमारे इलेक्ट किए हुए लोग अगर मतलब चुन के आते हैं और वहाँ मतलब जा सकते हैं असेंबली में, तो वो लोग हमारे लिए काम करेंगे, बजट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कराने की कोशिश करेंगे, हम उनसे करा के लेंगे काम। सर आप जो तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड से जुड़े हुए हैं कि अभी सवाल जब उलमा बोर्ड का आता है कहने की कसरत मस्जिद मदरसा शरीयत इस्लामियत छा जाता है। जी जी, तो आजकल ये आवाज उठती है, मैं सवाल और आपसे मैं जज करना चाह रहा हूँ आपके जहन को जी। कि सवाल ये कि मस्जिदों को सेंटर बनाया जाए,
क्योंकि अब बहुत हो गया, अब हमें छल कपट में 75 साल हो गए हैं। जो समाज ने इस देश पे हुकूमत किया है, हम कहते हैं हम ताजमहल के मालिक है, मकबरे के मालिक है, और आज हम राशन कार्ड के मालिक नहीं। मेरा सवाल है कि मस्जिदों को सेंटर बनाकर नई तहरीक चला सकते हैं, ऐसा कामयाब हो सकते हैं? देखिए मस्जिद का आप बोलना चाहें? अब ये अब्दुल रहमान साहब आप बोल दीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। देखिए मस्जिद के जो जहाँ तक है, आप मस्जिद की बात कर रहे हैं कि मस्जिद को सियासी प्लेटफॉर्म नहीं लाना चाहिए मेरे हिसाब से। एजुकेशन की बात छोड़िए। हाँ, एजुकेशन के लिए काम कर सकते हैं ना, क्यों नहीं? मस्जिद एजुकेशन के लिए करते, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए अभी देखिए ना, मैंने एक नांदेड़ में एक मतलब एक हमारे हजरत है जो एक मदरसा चलाते हैं, उनको ऑडिट और इसके लिए बहुत परेशानी हो रही थी ऑडिट की। जैसा कि बहुत सारे मदरसे पे बहुत सारे रूल्स लगा दिए ऑडिटिंग के लिए, बहुत सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो उन्होंने ऐसे ही परेशान होकर मेरे से राय लेने के लिए आए थे। तो मेरे जहन में उनके एक बात आया कि मैंने पूछा कि हज़रत आपके पास बच्चे कितने हैं? तो बोले मेरे पास 800 बच्चे हैं। मैंने कहा मतलब क्या एज के? तो मेरे पास 5वीं से लेके 10वीं तक है। तो कितने कितने? 15, कहीं 15 है, कहीं 18 है। मतलब उनका एजुकेशन कैसा? तो हम बाहर से जिला परिषद से वगैरह बिठा के उनका एजुकेशन कंप्लीट कराते हैं। तो मैं बोला क्यों ना हज़रत आप खुद ये इतना परेशान जो हो रहे हैं, इसको आप स्कूल की एक परमिशन ले लो। आपके पास जगह है, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब है आपके पास, तो आप परमिशन लेके स्कूल प्लस मदरसा क्यों नहीं चलाते? तो वो चीज़ हमने की है और अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेस हुई, और वो चीज़ पे हम वो रोल मॉडल रख के आगे काम करेंगे उसके लिए। ये कॉन्सेप्ट उलमा बोर्ड का है। हमने कुछ मस्जिदों को देखा है जहाँ पर हम कोशिश करके उनको स्कूल परमिशन दिलाकर, यानी मदरसों में ही स्कूल शुरू हो जाए, ये हमारी पहली कोशिश है। जिससे एक बड़ा इनकलाब ये भी आ सकता है कि वो बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं उनके पास आगे जाकर कमाने के लिए कोई जरिया नहीं होता, ना कोई प्रोफेशन उनके पास होता है। तो ऐसे में या स्कूलों में मदरसे लाए या मदरसों में स्कूल लाए, ये हमें चुनना होगा कि किस तरीके से हम निज़ाम को इख्तियार कर सकते हैं। पर हमारी पहली कोशिश है दुनिया और दीन ये दोनों को मिलाकर तालीम अगर हम एक करके पढ़ाया जाए। जो हमारी भारत की संस्कृति में भी अगर हम देखें तो गुरुकुल कॉन्सेप्ट चलता था, जहाँ पर दोनों तरीके की पढ़ाई कराई जाती थी। और यही चीज़ अगर आप वेस्ट एशिया की तरफ जाओ, जो पहले इस्लामिक पीरियड में अगर आप जाओ, आप जितने पीछे जाओगे इस्लाम के तौर तरीकों जितना देखोगे उतना आप कामयाबी का रास्ता देख सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट में भी आप देखो कि स्कूलों में, ये मदरसों में हर पढ़ाई हुआ करती थी। ये जिन्होंने अलजेब्रा बनाया, जिन्होंने ज्योमेट्री बनाई, ये कौन थे? ये सब हाफिज आलिम लोग थे। ये कोई बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए लोग नहीं थे। मदरसों के बच्चे मस्जिदों में जाने वाले लोग थे। तो हम क्यों ना फिर से वो कॉन्सेप्ट को जिंदा करें, मस्जिदों में ही पढ़ाई शुरू की जाए, स्कूल्स की पढ़ाई करवाई जाए, ताकि हमारे बच्चे सिर्फ आलिम, हाफिज और मुफ्ती ना बने, साथ ही साथ मुफ्ती के साथ साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर्स भी बनते जाए। मैडम इससे जुड़ता हुआ सवाल, ताकि आपकी नॉलेज में बात आ जाए, क्योंकि आप महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं, तो आपको इसके और समझाने में आसानी है। इसलिए मैं आपको सवाल भी कह रहा हूँ और आपको एक मालूमात देने की कोशिश कर रहा हूँ। आज से 12 साल पहले का टीवी के अंदर एक न्यूज आई थी, ATV न्यूज के अंदर आया था। उसके अंदर ये बताया गया था, बाकायदा इंडिया लेवल के सर्वे के अंदर, कि मुसलमानों का 96% बच्चे, चाहे जिला परिषद हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, ये एजुकेशन में पढ़ते हैं, असली तालीम में पढ़ते हैं। और 4% बच्चा हिंदुस्तान का मदरसे पढ़ता है, लेकिन हमारी 96% ज़कात इमदाद मदारिस में जाती है और 96% महरूम हो जाती है। तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के ऊपर एक तहरीक, मतलब बेदारी के तौर पर कैसा आगे बढ़ेगा? लास्ट टाइम मुंबई में 1 महीना पहले हमने एक कॉन्फ्रेंस लिया था, जिसमें मस्जिदों के बच्चों को बुलाया गया था और मस्जिदों के मोहतमिम को बुलाया गया था। वहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि वो बजट जो आप मस्जिदों को देते हैं, वैसे ही बजट आप स्कूलों को, जो आपके इलाके की छोटी स्कूल्स है, उनको पहले सपोर्ट करें। और वो चंदा जमा करके बाकायदा वहाँ की जो NGOs होगी छोटी छोटी, वो राब्ता करें हमसे, हम वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे और वहाँ से जो स्कूल्स है जो खस्ता हालात में है, उन स्कूलों तक वो बजट को पहुंचाया जाए। ये हमारी पहली मांग है। और इसको करने के लिए कोई हमको सरकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी अपनी मजबूती है जहाँ पे हमको काम करना है। ये कॉन्सेप्ट इंडोनेशिया, मलेशिया में भी सर है, अगर आप स्टडी करो, वहाँ की मस्जिदों को चंदा लाने के लिए हाफिज़ों को बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एरिया के लोग ही अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जाके देखते हैं कौन सी मस्जिद, कौन से मदरसे में किसको सैलरी नहीं गई है, वहाँ तक सैलरी को पहुँचाया जाता है। वैसे ही तालीम, अब मैंने जैसे कहा है कि हम दोनों तालीम को लेकर बात कर रहे हैं, दोनों तालीम को खड़ा करने के लिए मुसलमान दानिश्वर को ही आगे आना पड़ेगा। किसी सरकार वरकार के काम की बात नहीं है। जितना हमारे अंदर जज्बा है कौम को पढ़ाने का, उस जज्बे फिक्र से अगर हम ऐसी टीम बना पाते हैं जिसमें उलमा भी हो, टीचर भी हो, एजुकेशनल एक्टिविस्ट भी हो, NGOs भी हो और बिजनेस लीडर्स भी हो, अगर ऐसे लोग आ जाते हैं,
मिल के चंदा जमा करते हैं तो ये काम हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और यहाँ पर आए हमारे अल्लामा बुनाई साहब, शबाना खान साहब, अखिला सैयद साहब, नज़ीर साहब, और जिन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया शेख आसिफ साहब, और हमारे मुतवल्ली विंग के जो तो शेख फैसल साहब, और दीगर जितने भी हजरात यहाँ पर मौजूद है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता, और जितने पत्रकार यहाँ मौजूद है सबका शुक्रिया अदा करता। और ये जो मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ख़ासतौर से एजुकेशन के ऊपर ये चर्चा करने के लिए की गई है ये मीटिंग। और एजुकेशन के मामले में तो सभी ने बता दिया, तो उसमें मेरा एक मशवरा यह है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो है तो बहुत सारा फंड है और उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, तो उनके पास भी हमने जो तो मारूज़ा रखना कि भाई आप भी जो तो एजुकेशन सोसाइटी चलाए और एजुकेशन के जो शोबे चलाए, कि आपके पास जगह भी है, पैसा भी है, तो हम सब मिलकर उसके लिए भी निवेदन देंगे कि भाई उन्होंने भी इसके ऊपर एजुकेशन के फरीज़े पे काम करना है क्या नहीं। तो ऐसे मेरे एक अपनी जो सोच है वो मैं आपके सामने इज़हार किया, आप सब उसका जो है तो फॉलोअप करो, हम भी करेंगे। और इससे पहले भी हमने उनके ऊपर निवेदन दिया कि भाई आप जो है तो रजिस्ट्रेशन के अंदर बहुत रुकावटें आ रही है। उन्होंने एक पोर्टल तैयार किया गवर्नमेंट का, जो मस्जिद मदरसे वगैरह का जो रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसके वो पोर्टल बराबर चलता नहीं, सर्वर बराबर चलता नहीं। तो मुतवल्ली जो है हमारे विंग के, उनका भी काम है उसके ऊपर भी जो है तो ज़्यादा रोशनी डाले, और उसके लिए कोई ऑफलाइन भी प्रक्रिया लेना चाहिए उन्होंने नोंदनी की। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर भोंगे निकाल दिए गए और बहुत सारी कार्रवाई हो रही है, तो उसके अंदर सहूलत फराहम करने के लिए भी हम निवेदन देने वाले हैं। तो वक्फ के तरफ से होने की वजह से हम ये काम भी अंजाम देंगे। और रही बात एजुकेशन पर, सब बड़ों ने सब बता दिया, जो आए सबका मैं शुक्रिया अदा करता, 2 लफ्ज़ बोलने का मौका दिया इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यहाँ पर जमे हुए सभी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के ज़िम्मेदारान और मेरे प्यारे पत्रकार भाइयों, यहाँ पर एजुकेशन के मामले में तो सबने अपनी अपनी राय दी है। अब हम शेख फैसल मुतवल्ली विंग राष्ट्रीय अध्यक्ष उलमा बोर्ड ये आपको कहना चाहते हैं कि हमारे औरंगाबाद शहर के जो कमिश्नर साहब हैं, इन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है नशे के कारोबारों के ख़िलाफ़, जो कि एक बहुत ही अच्छी मुहिम है। बच्चों को नशे से मुक्त करना है। उसी तरह नशे से बच्चे जब मुक्त होंगे तो वो एजुकेशन में जाएंगे, एजुकेशन की पढ़ाई करेंगे। तमाम औरंगाबाद शहर के तमाम ज़िम्मेदार NGO और तमाम खिदमत करने वाले तमाम समाज के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि औरंगाबाद शहर से पूरे नशेखोरी को ख़त्म करना चाहिए और उन बच्चों को सही मार्गदर्शन होना पढ़ाई के बारे में। और तमाम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे तरफ से कि अपने शौक़ पानी कम करके कम खाओ, कम कपड़े पहनो, लेकिन अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कराओ। इतना बोल सकता हूँ। बोर्ड की तरफ से क्या सभी को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मराठवाड़ा एजुकेशन विंग का जो मुझे सेक्रेटरी बनाए हैं, और अभी यहाँ पर सियासत पे बात हुई है। मेरा सिलेक्शन एजुकेशन विंग पर हुआ है, इसलिए मैं एजुकेशन के ताल्लुक़ से कुछ बात करूँगी। कि देखिए, जब कोई चीज़ को हमको समझना है तो हमको उसकी पहले मालूमात लेना पड़ेंगी, और मालूमात लेने के लिए ये बातें हमारे जहन में कब आती है, जब हम तालीम से आगा है। आजकल हम डिग्रियां बहुत ले रहे हैं, लेकिन डिग्रियां लेना ही तालीम नहीं है। अभी मैडम ने बताया कि हमको संस्था खोलना पड़ेगा, कॉलेज खोलना पड़ेगा। बहुत सही बात है कि हमको तालीम में आगे बढ़ना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि तालीम से क्या होता है। एक छोटी सी बात अगर मैं बताऊँ तो, कि सबसे आसान अगर जुमले में बताए तो, तालीम से इंसान अंधेरे से उजाले में आता है, तालीम से इंसान चट्टानों पर फूल खिला सकता है, तालीम से इंसान पहाड़ों पर नहरें निकाल सकता है। यानी इम्पॉसिबल बात भी पॉसिबल होती है। लेकिन इसके लिए क्या है कि हमको पहले तालीम हासिल करना पड़ेगा और ख़ुद अपने आप को हमको सुधारना पड़ेगा। अगर हम अपने आप में सुधरे तो ही हम दूसरे पर उंगली उठा सकेंगे। अपने पर जो नाइंसाफ़ी हो रही है
उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकेंगे, लेकिन पहले हमको तैयार होना पड़ेगा। और जब हम रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन को ये मैं ख़ास तौर से इस बोर्ड को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जहाँ कहीं इदारे हैं स्कूल के, हमको वो भी देखना पड़ेगा कि वहाँ सही तरीके से तालीम हो रही है क्या, वहाँ बच्चा सही तरीके से तालीम हासिल कर रहा है क्या। बहुत से टीचर दिलो जान से मेहनत करके अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ फीसद ऐसे भी है कि जहाँ स्टूडेंट लापरवाह होते हैं वहाँ टीचर भी लापरवाह होते हैं। तो ये इस तंजीम के ज़रिए हमको तालीम सही तरीके से दी जा रही है क्या और उसका सही फ़ायदा हो रहा है क्या, ये देखना पड़ेगा। मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक बात ये कहूँगी कि इस हम बोर्ड से जितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर हमने अभी अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर सही तरीके से समझे और सही ईमानदारी से हमने काम किए, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जैसा कि ये बात है ना कि हम जब कहीं चलते हैं तो हम पूरा ही रास्ता साफ नहीं भी करें तो हम वहाँ के कांटे ज़रूर कुछ कम कर सकते। तो हमारे जो एजुकेशन से जो गाफिल लोग हैं, हमको एजुकेशन में लाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हमको एरी, जैसा कि मैडम का अब दौरा है नांदेड़ लातूर, तो हमको वहाँ पर जाके अभी तो कम टाइम में इतना हो नहीं सकता, लेकिन उसके लिए भी हमको और बॉडी बनाना पड़ेंगी और कुछ ऐसे कमेटी में लोग लेना पड़ेगा कि फिक्स हो, तालीम पर ही काम करे कि एजुकेशन किस तरह अपने कौम तक पहुँच सके। जब इंसान को तालीम मिल जाएंगी तो खुद ब खुद दूसरे पूरे रास्ते ओपन हो जाएंगे। थैंक यू।